Hello students, good morning. Today we are going to start your chapter 4 of English class 9. Chapter name is A Truly Beautiful Mind. एक बहुत सुंदर दिमाग. अब होता क्या है इसमें, एक जो चैप्टर है आपका आइंस्टाइन के बारे में है. आइंस्टाइन यू नो कौन थे, हम नहीं पता होगा तो अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. सो आप इससे पहला आपका जो पॉइंट है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन इसका हम देंगे. तो क्या था, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू आर हियर द वर्ड जीनियस, व्हाई जीनियस, व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज. उन्होंने कहा कि अब जब जीनियस वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या स्टोरी आती है, क्या क्वालिटीज आपके दिमाग में आती है, जीनियस के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए. वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट took the world by storm about 100 years ago in the summer 1995. The 26-year-old published the quick successful succession from ground-breaking papers about light. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. 50 years after his death, उनके 50 साल के बाद डेथ के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिगेन्ड, और उनकी जीनियस अभी भी याद रखी जाती है 50 साल उनके होने के बाद. सो इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. आप रीड कर लीजिए, अपना रीड करते जाइए, साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए और रीड करेंगे मेरे साथ, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा. फर्स्ट पॉइंट में है एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, वो उनका जन्म 14 मार्च 1878 में इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म में हुआ था विदाउट एनी इंडिकेशन. उनका जन्म 14 मार्च को हुआ था 1879 में जर्मन सिटी अल्म में विदाउट एनी इंडिकेशन दैट आई वाज जस्ट, और बिना कोई संकेत की कि बहुत क्या है ये एक ग्रेटनेस के लिए बनाए गए हैं. ऑन द कंट्री हिज मदर, उनकी जो माँ थी एल्बर्ट को फ्रेक मानती थी. फ्रेक का मतलब है यानी कि अन्य लोगों से अलग, कुछ एक अलग से स्पेशलिटी होती है बच्चों की जो सबसे अलग दिखते हैं कुछ उनमें, मतलब ये सबसे हटके थे, ठीक है. और इसका इनकी माँ और टू हर, उनकी माँ के लिए हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, इनका सिर था बहुत बड़ा लगता था उन्हें. सेकंड पॉइंट में है एट द एज 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना सीखा, लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड, वो हर चीज को 2 बार बोलते थे. ट्वाइस एवरीथिंग ट्वाइस. और वो नहीं जानते थे कि दूसरों बच्चों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे बच्चों के साथ रहना है. और उनके जो प्लेमेट्स थे, साथी थे, ऐसे क्लासमेट होते हैं, ऐसे प्लेमेट्स होते हैं. जो क्लासमेट साथ में पढ़ते हैं उनको होते हैं क्लासमेट्स. प्लेमेट्स जो साथ में खेलते हैं उनको बोलते हैं प्लेमेट्स. तो उनको वो ब्रदर बोरिंग बोलते थे. सो द यंगेस्ट, और जो वो इसलिए वो क्या अपना खुद ही अपने खेलते रहते थे. और वो स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयस, यानी कि मैकेनिकल टॉयस उन्हें बहुत पसंद थे, बहुत प्यार करते थे उनसे. और लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी बहन का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, तो उसको देखकर उन्होंने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, यानी कि जब वो गाड़ियों से पहियों से ज़्यादा खेलते रहते थे तो वो कहते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये भी एक खिलौना है, ठीक है अच्छा है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. यानी कि वो बहन से वो भी समझते कोई खिलौना है तो उसके पहिए नहीं है. लेकिन थर्ड पॉइंट में एक हेडमास्टर जो है, उनके स्कूल के हेडमास्टर होते हैं जो मिडिल स्कूल में होते हैं अप टू 8th. हेडमास्टर उनके फादर से बोलते हैं कि जो आइंस्टीन जो भी प्रोफेशन चूज करें, चूज प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कोई प्रोफेशन चूज करें कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज वो कभी भी किसी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते हैं. यानी कि जब एक प्रोफेसर ऐसे हेडमास्टर ऐसे बोल रहे हैं तो बच्चा फिर क्या है, निल है, समझेंगे सब लोग. आइंस्टीन विगन, अब उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें. इसके बाद वो बने एम्यूटर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. एम्यूटर मतलब जब कोई काम अपने खुद की खुशी के लिए करते हो, पर्सनल अपने लिए करते हो, उसको बोलते हैं एम्यूटर. तो उनके वायलिन बजाना सीखा और वो बिकम ए गिफ्टेड एम्यूटर वायलिनिस्ट बने. लेकिन वो सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए अपने बजाते, ना कि वो किसी प्रोफेशनल, बल्कि वो प्रोफेशन के तौर पर नहीं बजाते थे, ना कोई प्रोफेशन था उनका बजाना, वो एक अपने खुशी के लिए बजाते थे. फोर्थ पॉइंट में है बट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कोई बुरे शिष्य नहीं थे, बैड पीपल में स्टूडेंट नहीं थे. वो हाई स्कूल में गए, म्यूनिच में गए, जहाँ पर आइंस्टीन फैमिली उनकी शिफ्ट हो गई. जब वो 15 महीने के थे, जब वहाँ वो शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया और वो हमेशा हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे. और आइंस्टीन को क्या था, स्कूल के जो रिजाइनमेंट्स होते हैं, जो मतलब रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन होते हैं, उनसे उन्हें नफरत थी. यानी कि वो उन्हें पसंद नहीं था कि मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन करे जाएं. अब क्या था,
तो वो ज़्यादातर क्लैश्ड विद टीचर्स, और टीचर्स ज़्यादा उनकी आर्ग्यूमेंट कहा सुनी उनकी होती रहती थी। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन ने स्टेप्ड का मतलब है यहाँ पर सफोकेटेड, यानी कि उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी स्कूल में, और उन्होंने स्कूल अपनी अच्छाई के लिए स्कूल छोड़ दिया, यानी कि 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 5th पॉइंट में है द प्रीवियस ईयर, शुरू के सालों में एल्बर्ट पेरेंट्स वहां पर मिलान चले गए और इनको एल्बर्ट को अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ गए, और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन की इच्छा हुई कि अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करें, और उन्होंने जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में वहाँ पर अपना स्कूल ज्वाइन किया। सिटी थी जहाँ पर जो मुनिश था, जहाँ वो पहले पढ़ते, जहाँ का स्कूल वो छोड़ चुके थे, उस स्कूल से अच्छा था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड, और आइंस्टीन जो थे बहुत वो मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड, यानी कि मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी थी और फिजिक्स में भी उनका इंटरेस्ट था। और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी जुरिच में अपना पढ़ाई करने की स्टार्ट करने का कोशिश की, डिसाइड किया। बट लेकिन जो साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो कि ये इस आदमी को, सिर्फ डैशिंग यंग मैन को, ये साइंस ही नहीं था कि साइंस ही उन्हें अच्छी लगती हो, उन्हें और भी चीज़ें अच्छी लगती थी। 7th पॉइंट में है ही ऑल्सो फेड, उनका एक इस पैराग्राफ में 7 पॉइंट में क्या है आपको शॉर्ट में बताते हैं। क्या है, उनको अपने जो फेलो स्टूडेंट, जो साथी बच्चे थे, फेलो स्टूडेंट्स थे, उनसे ये बहुत स्पेशल इंटरेस्ट था उनका। एक लड़की है माइल्विया मैरिक नाम की लड़की है, जो कि बहुत क्लेवर क्रिएचर थी, और वहाँ यानी कि ये था कि दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज क्योंकि जो ये स्विट्जरलैंड आ गई थी, क्योंकि ज्यूरिच में जहाँ पर था, वहाँ पर क्या था, कुछ यूरोप में कुछ ही कॉलेज ऐसे थे जहाँ को लेडीज़ को डिग्री मिलती थी। आइंस्टाइन सोहर, और आइंस्टाइन इसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी फेल इन लव, वो द कपल फेल इन लव, दोनों फेल इन लव हो गए। लेटर्स सर्वाइव हिज विच, इन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या किया, इनके शब्द जो इनका लव की फीलिंग थी वो लेटर शब्दों के रूप में बयां होने लगी। और वर्ड आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन बोथ हैव यू ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटेड टू व्यक्तिस। इन्होंने कहा कि कितना अच्छा होगा, कितने गर्व की बात होगी कि हम साथ में रहें और सारा काम भी साथ में हम करें। इन 8 पॉइंट में है, इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में एल्बर्ट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, और वो अनएम्प्लॉयड, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार थे। उन्होंने ऐसे एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, असिस्टेंट की तरह, और प्राइवेट लेसन भी दिए, और उन्होंने फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब 90 टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने फाइनली एक असिस्टेंट के रूप में उन्हें जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्ट अदर पीपल्स इन्वेंशन, अब वो क्या करते थे, जबकि वो क्या करते थे, दूसरे लोगों को असिस्ट करते थे इन्वेंशंस में। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टाइन क्या है, हेल्प तो करते थे, लेकिन वो चुपचाप में अपना भी अलग से कुछ सीक्रेटली कुछ अपना काम यानी कि करते थे, सीखते रहते थे। He is said to be have jokingly called his desk driver. He is अपने बारे में अपने बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो अपने आप का थ्योरेटिकल ने बना रखा था, एक फिजिक्स का अपना ब्यूरो अलग से बना रखा था। 9 पॉइंट में है, एक का जो फेमस पेपर है 1905 में, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने रिलेटिविटी के बारे में एक थ्योरी लिखी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके हिसाब से समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to the, इसके बारे में उन्होंने इसे बताया कि जो वॉच में जो घड़ियाँ सुइयाँ होती हैं जो सेम टाइम नहीं बताती, उसमें आपकी क्या होता है, जैसे सुई तो है लेकिन 1 सेकंड की होती है, एक टाइम घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है, इस तरीके से अलग अलग उसके बारे में बताया है, उन्होंने संबंध एक दूसरे से इसका बताया है। तो इन्होंने यहाँ पर फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, उन्होंने एक वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला भी दिया है जो रिलेशनशिप का बिटवीन मास एंड एनर्जी से, E इक्वल टू mc², ये इसका इनका फॉर्मूला है। यहाँ पर इसका मतलब है एक मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E से मतलब एनर्जी है, M फॉर मास है, एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये इन्होंने यहाँ पर दिया है। 10 पॉइंट में, जब आइंस्टीन बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जबकि वो फिजिक्स में डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो कैसे होने लगी, वो फॉल होने लगी, धीरे धीरे मतलब गिरने लगी, यानी कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ पर ध्यान कम दे पा रहे थे। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी माइल्विया राइट
आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो मालविया जो लड़की थी उससे शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, बट इज मदर वॉज अगेंस्ट, उनकी माँ इसके अगेंस्ट थी, उनकी माँ को ये पसंद नहीं था। सी थॉट मालविया हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन। क्यों? क्योंकि जो मालविया जो मिलेवा जो लड़की थी वो उनसे एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी माँ को ये चीज पसंद नहीं थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड मालवियास इंटेलिजेंस, और वो उन्हें मालविया की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि मतलब बहुत होशियार थी, उस पर भी उन्हें परवाह थी उससे भी। सी इज अ बुक लाइक यू, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए क्या है, किताब की तरह है वो। कौन? मैंने उनसे आइंस्टाइन से कहा। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने शादी करने का ख्याल थोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद 11 पॉइंट में द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 93, यानी कि जो दोनों पेयर जो जोड़ा था इन्होंने शादी करी लास्ट में जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। लेकिन कुछ सालों बाद द मैरिज फेल्टर, जो शादी थी वो वीक पड़ गई, कमजोर पड़ गई, यानी कि शादी में कुछ उनकी दिक्कतें होने लगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन हैप्पी हाउसवाइफ। आप कहते हैं मिलेवा जो थी उस समय क्या होगा, वो अपनी बुद्धि जो मतलब जो इच्छाएं थी उनकी, जो आगे लाइफ में बढ़ने की, जो मतलब आगे सक्सेस होने की, वो उनकी धीरे कम हो गई और वो अपने हाउस वाइफ के रूप में अनहैप्पी रहने लगी, यानी कि वो हाउस वाइफ बनके खुश नहीं थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, यानी कि कई सालों तक लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990, और बहुत लड़ाई के बाद लास्ट में 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्जा द सेम ईयर, और उसी साल डाइवोर्स के बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजन से एल्सा से शादी कर ली। इन 12 पॉइंट आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर, ये आपका इसमें दिया है राइट टू वर्ल्ड फेम। इन्होंने ये क्या क्या इनका था पब्लिश हुआ, जनरल थ्योरी ऑफ, ये इनकी वो दी है कि क्या क्या इन्होंने किया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड न्यू, ये आपका दिया है। इसके ये इनके बारे में आप इसको पढ़ लेना आपने। इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट जो भी है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड द न्यूज़पेपर, इन्होंने इसके बारे में दिया है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसको वैज्ञानिक क्रांति इन्होंने कहा। इन 13 पॉइंट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन, और आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला 1921 में। ही वॉज सर्व्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉज बाय द प्रेस, और उनको बहुत सम्मान मिला और उन्हें निमंत्रण आने लगे, इन्विटेशंस आने लगे सारे संसार से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और प्रेस के द्वारा इनकी तारीफ की गई। इन 14 पॉइंट व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी, अब नाजिस जो थे वहाँ के रूलर थे जर्मनी के, जब वो पावर में, यानी कि उनका मतलब राज आया 1933 में, आइंस्टाइन इमर्ज टू द यूनाइटेड स्टेट इमिग्रेटेड, तो वो उनसे मिल गए। और 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अपिरोर। अब क्या हुआ, इससे जो 5 years बाद जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिशन की बर्लिन में, उससे अमेरिकन जो फिजिस्टिस्ट थे वो अब कैसे हो गए, बहुत अपसेट हो गए। क्यों? मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascists just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build use an atomic bomb। अब उन्हें क्या डर लगा, उन्होंने लगा ऐसा नहीं ये लोग जो नाजिस हैं ये आके एटॉमिक बम का बना ले या इनका यूज कर लें, ये अमेरिका को उनसे डर लगा। इन 15 पॉइंट एट द अर्गिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग की रिक्वेस्ट पर, अर्ज माने रिक्वेस्ट करना, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब आइंस्टाइन ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, इसमें उन्होंने जो कौन थे प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 में इन्होंने इसमें वार्निंग दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोड इन पोर्ट माइट वेरी डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा एक ये छोटा सा मतलब एक सिंगल, इस तरीके का सिंगल बॉम्ब ही पूरा एरिया आपका बर्बाद कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फॉल द हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द थे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पर। द अमेरिकन डेवलप्स एटॉमिक, अमेरिका वालों ने क्या किया, एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप कर लिया, अपना खुद का बना लिया, यानी कि इन्होंने जब इन्होंने अपना साथ नहीं दिया तो इन्होंने अपना एटॉमिक बम खुद बना लिया अमेरिका ने, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको गिरा दिया ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर, इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में इन्होंने ये बॉम्ब का प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी पे किया। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, तो उसके बारे इसका बहुत बड़ा डिस्ट्रक्ट हुए थे, बहुत बुरी तरह से इसका विनाश हुआ था उस टाइम। इन 16 पॉइंट आइंस्टाइन वाज डीपली स्ट्रेकन विद द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टाइन बहुत डीपली इस चीज से हिल गए कि जो डिस्ट्रक्शन इससे हुआ,
दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। इसलिए उन्होंने इस टाइम क्या किया, पब्लिकली उसको लिखा इन द प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो फॉर्मेशन था जो वर्ल्ड सारे सरकार को था, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यानी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई उन्होंने सबके लिए लिखा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड Einstein got ever more involved in politics against for an end to arms building and using his company for peace and democracy। और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लिया और उन्होंने इसको आर्म्स बनाने के लिए यानी कि काम किया और अपनी पॉपुलैरिटी और क्या किया, अपने साथियों को शांति और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए इन्होंने यूज किया, उसमें इन्होंने काम किया। इन 17 पॉइंट व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन 1955 में की डेथ हुई इनकी एट एज ऑफ 76, वो 76 साल के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज अ मच साइंटिफिक जीनियस, उनको साइंटिफिक जीनियस के रूप में उनका दिन मनाया गया। विजनरी उन्हें संसार के शहरी के रूप में, नागरिक के रूप में उन्हें साइंटिफिक जीनियस माना गया और उनका दिन मनाया गया। इस तरीके से उनकी क्या क्या लाइफ में हुआ, क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन किए और कैसे उन्होंने आगे बढ़े, सो इसे आप पढ़ लेना और रीड इट रिपीट इट। जो समझ में नहीं आया सो अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। सो इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।